हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स की कुछ ना कुछ नीड, वांट्स और डिमांड्स होती हैं। उन सब को फुलफिल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ गुड्स सर्विसेज चाहिए होती हैं। वो चाहे जहाँ पे भी हों, उनको कुछ ना कुछ उनकी नीड होगी, कुछ ना कुछ वांट होगा, डिमांड होगा, और उसको फुलफिल करने के लिए उनको जो कोई ना कोई सामान या सर्विसेज जो है वो चाहिए होती हैं। अब वो सर्विसेज गुड्स जो है वो जॉब करके या फिर जो है अपना खुद का बिजनेस करके या फिर कोई और फैक्ट्री में काम करके, बैंक में, हॉस्पिटल में काम करके वो अपना जो है वो नीड वांट डिमांड को पूरा कर सकते हैं, अर्न करके, पैसा कमा करके। या फिर दूसरा तरीका है कि आपको भूख लगी तो आप जो है मम्मी से मांग लिया आपने, या खुद बना लिया, या फिर आपने किसी दूसरे की हेल्प कर दी। तो ये जो है इस तरीके से आप एक दूसरे की, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो अपनी नीड वांट्स डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, यानी कि काम करके, पैसा कमा के, या फिर जो है एक दूसरे की मदद करके वो अपनी नीड वांट्स डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं ह्यूमन बींग्स द्वारा। जैसे कि आप जो है कहीं पे भी किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, डॉक्टर जो है वो क्लिनिक में ऑपरेट कर रहा है, मैनेजर जो है ऑफिस में वर्क करता है, टीचर्स जो है स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो जो है लाइवलीहुड्स के लिए सारे काम जो है आप एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है। वहीं पे दूसरा तरीका है कि आप जो है हाउस वाइफ हैं और जो है अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, जिससे भी जो अपनी फैमिली की नीड वांट्स को पूरा कर रही हो। और बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, किसी आदमी को जो है ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करना है, वो एक लड़का आता है, बच्चा आता है, कोई भी आता है, वो जो है उस ओल्ड मैन की हेल्प करता है कि वो रोड को क्रॉस कर सके। तो आपने क्या किया, इन सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज यानी कि काम कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है। तो इनमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक होती हैं, और कुछ क्रियाएं होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक होती हैं। यानी इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और नॉन इकोनॉमिक का मतलब अनार्थिक। यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिससे आपको कुछ मिलेगा, और कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिससे आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। यानी कि आप वो काम करते हो लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता है, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, या कोई लाइवलीहुड के लिए आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो वही इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक क्रियाएं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, यानी कि हमें जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उसको हम कमा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, ठीक है, तो उसके बदले क्या, उससे फीस लेता है, चार्ज लेता है, ठीक है, पेमेंट लेता है इन रिटर्न। आपको ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर, आपको चेक करते हैं, दवाई लिखते हैं, तो उसके बदले वो पैसे लेते हैं। तो अपनी डॉक्टर जो है अपने काम के बदले, उसने जो एक्टिविटीज परफॉर्म की उसके बदले उसको पैसा मिला, रिटर्न में क्या मिला, पैसा मिला। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज गिव इनकम इन रिटर्न, ये आपको बदले में इनकम देती हैं, लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए चीज़ें सामान देती हैं। ठीक है। वो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। वहीं पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जो बदले में आपको कुछ नहीं देती है, और ये एक्टिविटीज नॉर्मली हम जो है लव में, सिंपैथी में, सेंटीमेंट में, भावनाओं में आकर, या फिर देशभक्ति में आकर जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि अनार्थिक क्रियाएं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अनार्थिक क्रियाएं आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। जैसे कि आप सपोज करिए कि वही डॉक्टर जो ऊपर जो है डॉक्टर दूसरे पेशेंट को ट्रीट करके जो है पैसे कमाता था, वही डॉक्टर जब अपने ही किसी रिलेशन में या फिर अपने ही किसी बच्चे को ट्रीट करता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसके बदले क्या उसको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव है, अपने ही बच्चे को, अपने ही फैमिली वाले को जो ट्रीट कर रहा है, तो उसके बदले उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि सिंपल सा आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो रिटर्न में आपको कुछ नहीं देगा, डू नॉट गिव एनी इनकम इन रिटर्न। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो बदले में आपको इनकम दे रही होंगी, लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ अर्न करवा रही होंगी, वो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फार्म में काम कर रहे हो, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल में काम कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो आपको बदले में पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, इनकम मिलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है। एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। एक डॉक्टर अपने ही फैमिली मेंबर को ट्रीट कर रहा है तो उसको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। एक मम्मी है, वो आपके लिए खाना बना के दे रही है, तो उनके बदले उसको आपको उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही मम्मी अगर कहीं ढाबे पे, हॉस्टल में, रेस्टोरेंट में जो है कुकिंग करती है और उसके बाद उस खाने को बेचती है, तो उसके बदले उनको पैसा मिलता, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो दोनों तरीका है, खाना दोनों जगह बनाया जाए, लेकिन कहीं पे उसके बदले मिल रहा है और कहीं पे उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पे कुछ बदले में कुछ नहीं मिल रहा है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जहाँ पे बदले में कुछ पैसा मिल रहा है, लाइवलीहुड की चीज़ें मिल रही हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एक बिजनेस यानी व्यवसाय क्या होता है। सबसे पहले देखिए बिजनेस, ये वर्ड जब आप बोलते होंगे बिजनेस, तो थोड़ा सा इसमें क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन में आता है बिजनेस, बिजी, बिजी रखना। तो ये जो वर्ड है बिजनेस से डिराइव ही हुआ है
है कहाँ से, बिजी वर्ड से। बिजनेस मीन्स होता है बीइंग बिजी, यानी डूइंग थिंग्स। आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हो। जब आप कोई काम कर रहे हो तो कहते हो ना बिजी है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कहते हो मैं बिजी हूँ। आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो आप कहते हो मैं बिजी हूँ। तो बिजनेस, वही चीज़ बिजनेस होती है। लेकिन बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारे हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक वो होती हैं और कौन सी नॉन इकोनॉमिक यानी कि अनार्थिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले हमें इन रिटर्न प्रॉफिट होता है, वहीं पे कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। तो बिजनेस में वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी जिसके बदले आपको कुछ मिलता है। तो बिजनेस क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे उसके बदले इन रिटर्न आपको प्रॉफिट होता है। तो ऐसा कोई ऑक्यूपेशन जो आप परफॉर्म करते हो जहाँ पे आपको बदले में इन रिटर्न कुछ मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि जब आप कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं जहां पे आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स को, या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो विथ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अब सपोज करिए जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, तो रेस्टोरेंट ओपन करके बैठे हैं, आप वहां पे जाके खाना खाते हो तो क्या फ्री में खा के आते हो, नहीं, आप उसके बदले पैसे देते हो। तो पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं और वो आपको खाना खिलाते हैं, उसके बदले में वो प्रॉफिट लेते हैं। स्कूल्स, आप स्कूल में जाते हो, फीस आप सबमिट करते हो, आप जो है उनके बदले में आपको एजुकेशन मिलती है, सर्विस मिल रहा है वहाँ पे। HP, डेल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लोकल शॉप्स, बहुत सारे किराना स्टोर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी लोग आप देखते हैं दुकानदारी जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो कोई गुड्स सेल कर रहे होंगे या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर जैसे कि आप एडवोकेट के पास जाते हो तो एडवोकेट भी क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, वो आपको जो है लॉ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एडवोकेट भी क्या हो गया, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके सर्विसेज के बदले आप उनको पैसा देते हो, तो बिजनेस। तो कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बिजी रखता है और उसके बदले आपको जो है पैसा में इन रिटर्न प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज़ बिजनेस कहलाती है। अब बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, कंजम्पशन पे। यानी कि आपने, अगर हम गुड्स के केस में बात करें तो आपने प्रोड्यूस किया, उसके बाद जो है कस्टमर तक पहुंचाया और कस्टमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो बिजनेस वहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस में क्या है, प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला पार्ट होता है, वो कहाँ पे आ जाता है, इंडस्ट्री एरिया में। उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। आप कहते हैं ना, ये इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री यानी कि वो जो प्रोडक्शन का काम करती है वो भी बिजनेस में ही आता है। बिजनेस के अंदर ही इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है। वहीं पर जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन के अलावा जो भी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस प्रोवाइड करना, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो कॉमर्स में आ जाती हैं। क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो जाए, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही बिजनेस का पार्ट है। दोनों में ही, इंडस्ट्री में आप हो या फिर आप कॉमर्स का काम कर रहे हो, दोनों में आपको प्रॉफिट अर्न होगा और दोनों ही क्या है, बिजनेस है। ठीक है। इंडस्ट्री में मेनली प्रोडक्शन का काम होता है, कॉमर्स में रिमेनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सकता है। सभी कस्टमर की कुछ ना कुछ नीड एंड वांट्स होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आपको जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके उनको डिलीवर करनी होती हैं। तो वो जब आप गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हो, उनको डिलीवर करते हो, उसके बदले आपको प्रॉफिट होता है, तो वही चीज़ क्या है, बिजनेस है। तो कोई भी काम हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने लव में, केयर में कोई चीज़ कर दी और बदले में आपने कुछ नहीं मिला, तो वो चीज़ फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विथ ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो ह्यूमंस होते हैं, सभी की कुछ ना कुछ नीड एंड वांट्स होती हैं। तो सोसाइटी में जो ह्यूमंस हैं, उनकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके आप जब प्रॉफिट कमाते हो, और उनको नीड एंड वांट्स सेटिस्फाई कैसे करोगे, उनको कुछ सेल गुड्स दोगे, सर्विस दोगे, उस गुड्स और सर्विस के बेसिस पर उनकी नीड सेटिस्फाई होती है और उसके बदले आपको जो है प्रॉफिट होता है। तो वही चीज़ बिजनेस कहलाती है। आप कोई भी काम कर रहे हो वो बिजनेस है। क्लियर। तो बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने से आपको बदले में प्रॉफिट होता है और ह्यूमन नीड्स फुलफिल होती हैं, वो बिजनेस कहलाएगा। आप कोई भी काम कर लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या है, कंपनीज क्या हैं, वो बिजनेस ही कर रही हैं। गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, सर्विस देती हैं, आपकी नीड जो है फुलफिल होती है और उसके बदले आप उनको पेमेंट करते हो, तो वो बिजनेस हो गया। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, HP, डेल, पेप्सोडेंट, कोलगेट, जो भी है, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो मार्केट में, दुकान में चले जाओ, हज़ारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है, सबके सब क्या है, बिजनेस कर रही हैं। ठीक है। वो कोई भी फ्री में आपको प्रोडक्ट नहीं दे रही हैं, फ्री में नहीं। आपको कोई छोटा सामान भी लेना होता है तो 5 रुपये 10 रुपये आपको देना पड़ता है। उस 5 रुपये में भी एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है, 2 या 3 रुपये होगी, बाकी उनका प्रॉफिट होता है। तो
₹5 में आपने लिया, ₹3 उसको बनाने का कॉस्ट है, ₹2 उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये बिजनेस है। क्लियर? तो कोई भी चीज़ फ्री में आपको नहीं मिलती है। कोई अगर कहीं पे ऑफर भी चल रहा होगा कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो आप ये मान के चलिए कि उनको नुकसान नहीं बल्कि उनको प्रॉफिट ही हो रहा है, उसके बावजूद भी वो सेल कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं। अब हम बात कर ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की बात करती है, पहला चीज़ तो यही हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि आपने काम किया उसके बदले आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो फिर बिजनेस नहीं कहलाएगा। आप काम किए और उसके बदले आपको प्रॉफिट हुआ तो वो बिजनेस कहलाएगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्लियरली है कि बिजनेस में आप क्या करते हो, प्रोक्योर करते हो, फिर प्रोड्यूस करते हो गुड्स और सर्विसेज को, जिसको आप कस्टमर तक पहुंचाते हो, कस्टमर उसको कंज्यूम करता है और उसकी नीड्स फुलफिल होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का। क्लियर? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये नहीं कि आपने खाली बना के रख लिया अपने घर पे, नहीं, आप उसको सेल भी करते हो, उसको एक्सचेंज करते हो कस्टमर से, दूसरे लोगों से। क्लियर? फिर है प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि फ्री में आप काम किए जा रहे हो, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, तो फिर बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो फिर एनजीओ हो जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस में मेन एम होता है। क्लियर? बिजनेस में जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और प्रॉफिट अर्निंग मेन काम होता है। उसमें प्रोडक्शन और सेल आप करते हो गुड्स और सर्विसेज का। क्लियर? देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। ये नहीं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आजकल स्टार्टअप खूब हो रहा है, तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद जो है आप ये सोचो कि आपको लाखों करोड़ों मिलने लग जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। किसी साल हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, तो किसी बार आपको हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए। तो अनसर्टेनिटी होता है, फिक्स रिटर्न नहीं होता। जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है किसी ऑफिस में, वो काम करता है तो उसको पता है कि हाँ मैं 1 महीने काम करूंगा, मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी, फिक्स्ड है, 30,000 25,000 जो भी सैलरी उसको मिल जाएगी। लेकिन वहीं पे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो किसी महीने हो सकता है आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है दूसरी महीने की आपकी सेल कम हो जाए। तो बिजनेस में रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अनसर्टेन है तो अनसर्टेन है तो रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही। भाई आप कोई ऐसा काम कर रहे थे, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट से खत्म हो गई तो आपका बिजनेस ठप हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाती हैं, छोटे छोटे दुकान आप देखते होंगे, शॉप्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क यहाँ पे रहता है बिजनेस में। लास्ट, लीगल एंड लॉफुल। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे एक्ट्स आपने देखे होंगे, कंपनी एक्ट है, कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, तो बहुत सारे एक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे लॉ है जिसको आपको बिजनेस में फॉलो करना पड़ता है। और एक्टिविटीज़ जो भी आप परफॉर्म करते हैं वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन बनाया है, जैसे जो खाने पीने के आइटम्स आते हैं तो उसमें आप देखिए ISI मार्क होना चाहिए, या फिर FCCI का जो है उसमें मार्क होना चाहिए, कब बना है, कब एक्सपायरी है, क्या MRP है, सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको लिखी होती है। सारे लॉस को भी फुलफिल करना होता है बिजनेस में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, बिजनेस की। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है और लीगल और लॉफुल होता है बिजनेस। क्लियर? तो बिजनेस यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बिजी रखती है और उसके बदले आपको प्रॉफिट देती है, वो बिजनेस कहलाएगा। और नॉर्मली ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज पे ही होता है। इसमें ये ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को हम ह्यूमन नीड्स की फुलफिल करने के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले हमें प्रॉफिट होता है। फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप का मतलब होता है दायरा, यानी कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो फंक्शन यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट अर्न कैसे होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई ना कोई सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करती है और उसके बदले वो जो है प्रॉफिट अर्न करती है बाय फुलफिलिंग द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्लियर? और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कस्टमर की नीड को, वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके। अब इस प्रोडक्ट को, सर्विस को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती हैं और वही चीज़ क्या कहलाती है, फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? दिस ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड बाय द परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं? तो सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फंक्शन। भाई आपको प्रोडक्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस तो करोगे, यानी कि वो प्रोडक्शन फंक्शन में इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि प्लांट लोकेशन क्या होगा, प्लांट का लेआउट क्या हो गया,
प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैसे करनी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फंक्शन है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है, कितना रॉ मटेरियल रखना है, कितना जो है कंज्यूम करना है, कब आपको जो है रीऑर्डर करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे आती हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो है मेन मोटिव होता है क्या, कि जो प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो पूरा फंक्शन होता है, उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो सब प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद है मार्केटिंग फंक्शन, यानी कि आपने प्रोडक्ट को बना तो लिया, लेकिन अब जो है कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे, रिटेलिंग, होलसेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं, मार्केटिंग फंक्शन में आती है। उसकी प्राइसिंग, उसमें सेल्स प्रमोशन आप कर रहे हो, डिफरेंट जो है डिस्काउंट्स दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग फंक्शन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट बना लिया काम खत्म, नहीं, प्रोडक्शन करने के बाद आपको मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई है कि नहीं सेटिस्फाई है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, प्राइसिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। वहीं पे तीसरा है इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन कहने का मतलब है कि आपको बिजनेस में पैसा कहाँ से लगाना है, मतलब कि आपको कहाँ से पैसा मिलेगा, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज करना है, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जब वो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो वो फाइनेंस फंक्शन में आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। तो यही जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, यही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम जो है परफॉर्म कर रहा होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और जो है कंज्यूमर सर्वे कर रहा होता है। फाइनेंस फंक्शन, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है कि कहाँ से पैसे जो है मिलेगा, कहाँ से लोन ले सकते हैं, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी मशीनरी परचेज करनी है, कितने में परचेज करनी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे वो मॉनिटर कर रहा होता है। वहीं पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज पर्सनल या फिर एचआर फंक्शन। एचआर फंक्शन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब प्रोडक्शन आपको करना है, प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मार्केटिंग करनी है, या फिर फाइनेंस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उसको भी हम फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। जैसे एचआरपी, यानी कि पहले तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे कि आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको प्लान करिए, उसको जो है फोरकास्ट करिए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आप करेंगे, एडवर्टीजमेंट देते हैं, एडवर्टीजमेंट देकर लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है उनका इंटरव्यू लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद फिर जो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आप उसको सेलेक्ट करते हो, उनको फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करते हो, उनको जो है डिफरेंट सैलरीज और बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि एचआर से रिलेटेड होती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर और फाइनेंस। उसके अलावा बहुत सारे अदर फंक्शंस भी होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं, जो रूल्स हो गए, लॉज हो गए, जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क होते हैं, लीगल वर्क हो गए, आफ्टर सेल सर्विसेज होगी, तो बहुत सारे अन्य जो है फंक्शंस होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जहां पर लोग मिलकर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां पर वो लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को और फिर प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आपको लेबर की, वर्कर की, यानी कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो यानी कि इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यानी कि लोगों को नौकरी मिलेगी। अब आप सपोज करें कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो है एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई जो है प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या मोबाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल बनाने के लिए आपको लेबर की, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, यानी कि आप लोगों को नौकरी दोगे, इंजीनियर्स को हो गए, अकाउंटेंट हो गए, या फिर ऑफिस वर्कर हो गए, इनके लिए आपको जो है ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी, उनको आप नौकरी दोगे, उसके बदले उनको आप सैलरी देते हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। पहली चीज़ अगर आप बिजनेस करते हो। दूसरी चीज़ इनोवेशंस, यानी कि आप नए नए प्रोडक्ट बनाओगे, नए नए चीज़ें डेवलप करोगे,
तो बिजनेस करोगे तभी तो नई चीज़ें डेवलप होंगी, अगर कोई बिजनेस करेगा ही नहीं तो इनोवेशंस होंगे ही नहीं। क्लियर। तीसरा है रेवेन्यू जनरेशन। अब आप जो है वर्कर का यूज़ करके कुछ नए प्रोडक्ट डेवलप करते हो, नए सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हो, तो फिर उससे क्या होता है कि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। भाई कस्टमर को बेचोगे ना, कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो कस्टमर से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्लियर। अब जैसे ओला है, ओला क्या है, ये एक तरीके का सर्विस ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनोवेशन आइडिया आया कि हम जो है जिनके पास कार नहीं है उनको भी हम कार की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन है। तो रेवेन्यू, इससे क्या हो रहा है कि ओला को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली हुई है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो अब ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो लोगों के पास इनकम आ रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज जो है वहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, यानी कि जो कंट्री की इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज कर रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो तो नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपके रहने का तरीका, आपके खाने पीने का तरीका क्या है, वो इंप्रूव हो रहा है। आपके रहन सहन का तरीका क्या है, इंप्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ नई न्यू टेक्नोलॉजीज, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज आपको जो है मिल रही हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ इनोवेशंस। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि आप घर बैठे किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट जो है अपने यहाँ पे मंगवा सकते हैं, तो चाहे वो लोकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, आप आसानी से घर पर जो है कहीं से भी गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। और ये क्यों पॉसिबल हो, बिकॉज ऑफ बिजनेस। अगर लोग बिजनेस नहीं करते, लोग जो है कॉमर्स की एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते, तो क्या आपके घर पर जो है सामान कहीं दूसरी जगह का आ सकता था, नहीं आ सकता था। तो इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है वो आसान हो गई है, और लोगों तक जो है दूर दराज में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तक जो है प्रोडक्ट वो है डिलीवर किया जा रहा है, सर्विसेज उनको मिल रही हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट आप जो है गुड्स या सर्विसेज हो, दोनों ही आपको जो है आसानी से आपको सप्लाई हो जा रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। और ओवरऑल बात करें तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। देखिए बिजनेस, जो भी कोई कंपनी बिजनेस परफॉर्म करती है तो उसको कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती हैं, यानी कि उसको जो है फ्री एजुकेशन के लिए काम करना हो गया, स्कूल बना दिया, रोड बना दिए, पार्क बना दिए, या फिर जो भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ हो गई, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी पड़ती है, यानी कि उनको सोसाइटी का डेवलपमेंट पे भी जो है काम करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली आप जो है प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किए जा रहे हैं और जो है आप प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने प्रॉफिट का एक कुछ हिस्सा जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी लगाना पड़ता है, चाहे आप स्कॉलरशिप दे दीजिए, चाहे फ्री एजुकेशन दीजिए, चाहे स्कूल बनवा दीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स खुलवा दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। तो ये जो है इंपॉर्टेंस से फायदे हैं किसके, बिजनेस के। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आप जो है लोगों को नौकरी भी दोगे, आप नए नए प्रोडक्ट डेवलप करोगे, नए नए सर्विसेज लॉन्च करोगे, रेवेन्यू जनरेशन होगा, यानी कि इनकम आएगा, इनकम आएगा तो इकोनॉमिक ग्रो करेगी, नेशनल इनकम ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो इंप्रूव करेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, कस्टमर को जो है सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। आप जो है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब पे कर सकते हो, और ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है बिकॉज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ भी करते हैं। भाई नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करके ना आप गुड्स सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस के। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हम 9 पॉइंट्स में इन तीनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। देखिए अगर हम ओवरऑल डिफरेंस की बात करें तो बिजनेस यानी कि जब आप कोई अपनी खुद की दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई कंपनी ओपन करते हैं, तो वो चीज़ बिजनेस कहलाती है। क्लियर। वहीं पे प्रोफेशन यानी कि जब आपने कोई ऐसी डिग्री ले रखी है और आप जो है कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो वो प्रोफेशन में आ जाता है। जैसे कि आप लॉयर हैं तो आप जो है बार काउंसिल में रजिस्टर होते हैं और आप जो है लोगों को लॉयर वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तो आप जो है प्रोफेशन कहलाएंगे। सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोफेशन है। क्लियर। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब आप किसी ऑलरेडी कोई कंपनी इस्टेब्लिश है और उसमें जाके आप जॉब परफॉर्म करते हैं, यानी कि वहाँ पे आप नौकरी करते हैं। आप हो सकता है कि ऑफिस असिस्टेंट की जॉब कर रहे हो सकता है कि आपने जो है वहाँ
पे किसी कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब पे हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो है कहीं पे रिलेशनशिप मैनेजर हैं, तो या फिर बैंक में आप जो है एम्प्लॉई हैं, तो वो चीज़ एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। क्लियर। तो बिजनेस जहाँ पे आप कंपनी शॉप फैक्ट्री ओपन करते हैं, प्रोफेशन जहाँ पे आपने कोई डिग्री ले रखी है और आप जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करते हैं एज ए एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो सबसे पहला जो बेसिस है डिफरेंशिएशन का, दैट इज़ मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इस्टेब्लिश कैसे होता है। तो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि रिस्क लेता है और कोई बिजनेस कोई प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करता है। क्लियर। तो जो बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के ऊपर है कि वो स्टार्ट करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है, और बिजनेस को रन करने के लिए डिफरेंट लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसको फुलफिल करनी होती है। यानी कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, कंपनी एक्ट के तहत आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पार्टनरशिप एक्ट की तरह के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यानी कि डिफरेंट जो लॉज होते हैं उसको फुलफिल करना होता है। उसके बाद फिर बात कर लें प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में जो है आपने कोई डिग्री ले रखी है, सपोज कि आपने सीए कंप्लीट कर लिया आईसीआई से, आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आप बार काउंसिल में जाते हैं, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर आप एज अ लॉयर काम करते हैं। किसी के लिए भी किसी का भी कोई केस चल रहा है तो उसके लिए आप एज अ लॉयर काम कर सकते हैं। आपने एमबीबीएस कर लिया, आप बीडीएस कर लिए, तो फिर आप स्टेट काउंसिल में जो फार्मेसी काउंसिल होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और फिर आप जो है अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं और जो है आप वहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फार्मासिस्ट होते हैं तो वो फार्मेसी काउंसिल में उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही वो अपना मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। तो प्रोफेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी होती है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, तो आप जो है प्रोफेशन में आ गए। वहीं पे नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपको क्या मिलता है, आप किसी कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू दोगे, वहाँ पे जो है आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा और आपको सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा और फिर आप जो है वहाँ पे जॉब कर सकते हो, आप वहाँ पे एम्प्लॉय वहाँ के हो जाते हैं। क्लियर। तो मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना होता है और डिफरेंट लीगल एक्टिविटीज़ होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। प्रोफेशन में अगर आपको आना है तो पहले तो प्रोफेशनल डिग्री लीजिए, आपने जो है एमबीए किया है, आपने एलएलबी किया है, आपने जो है बीएड किया है, फार्मेसी कोर्स किया है, बी फार्मा, या फिर आपने जो है एमबीबीएस बीडीएस किया है, वो कोर्स करिए, मेंबरशिप लीजिए प्रोफेशनल बॉडी की और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लीजिए, तो फिर आप जो है अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा, वहाँ पे इंटरव्यू देना होगा और फिर आपको जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप एम्प्लॉय हो गए। क्लियर। एग्जाम्पल में देखें तो बिज़नेस के लिए शॉप होगी, कोई फैक्ट्री हो गया, आप स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफेशन में लीगल हो गया जो यानी कि एलएलबी हो गया, मेडिकल प्रोफेशन एमबीबीएस बीडीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, तो ये प्रोफेशन हो गया। और एम्प्लॉयमेंट में आप जो है किसी भी बैंक में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, किसी गवर्नमेंट कंपनी में जो है आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। बात कर लें नेक्स्ट बेसिस की, दैट इज़ नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क में बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो है पब्लिक के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं। बिजनेस है यानी कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि या तो आप गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हो या फिर उसको प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो, तो बिजनेस है। वहीं पे प्रोफेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो। भाई सर्विस ही दे रहे हो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो परिचय में आपको दवाई का नाम लिख देता है और आप जो है जाके मेडिकल शॉप से परचेज कर लेते हैं। लॉयर है तो आपके बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ता है, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। नेचर ऑफ वर्क। और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में उस एम्प्लॉय को जिस भी पर्पज़ की लिए जो है उसको एम्प्लॉय किया गया है वो काम उसको परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस, यानी कि आप प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर आपको ज्वाइन कराया गया तो आपको जो है क्लासेस लेनी पड़ेंगे। आप रजिस्ट्रार के पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रार का काम देखना होगा। क्लियर। आप जो है ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन किए हैं तो आपको कंप्यूटर सिस्टम में बैठ के ऑफिस का काम करना पड़ेगा। अकाउंटेंट के रूप में ज्वाइन किए हैं तो अकाउंटेंट के रूप में जो है आपका अकाउंटेंट वाला जो भी रोल होगा वो परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर। कैशियर के रूप में अपने बैंक में ज्वाइन किया है तो आपको जो है काउंटर बैठना होगा, कैश को विड्रॉ करना होगा, डिपॉजिट करना होगा जो भी बैंक में कस्टमर्स आते हैं। तो ये नेचर ऑफ वर्क हो गया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सभी में। तो क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहले बिजनेस में तो कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपको अगर कोई बिजनेस ओपन कर चलाना है, आपको कोई शॉप ओपन करनी है, कोई फैक्ट्री ओपन करना है, तो वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। लेकिन प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी होता है। सीए है तो सीए में पहले आपको जो भी उनका कोर्सेज होता है, फाउंडेशन, फिर प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल होता है, वो सारे 3 लेवल होते हैं, तीनों को आपको क्वालिफाई करना होगा। उसमें जो उनकी 3 महीने की आर्टिकलशिप, 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, वो 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है वहाँ पे एक लास्ट में जो है आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद फिर आपको जो है सीए की डिग्री वहाँ पे मिलती है। तो आपको क्वालिफिकेशन एमबीबीएस में हो गया तो आपको जो है कोर्स कंप्लीट करना है, फिर आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद फिर आपको जो है डिग्री मिलती है, फिर आपको मेंबरशिप लेना होगा, फिर जाके आप कहीं पे अपना प्रोफेशन, अपना जो है सर्विसेज जो है वो रेंडर कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी होती है, जो भी प्रोफेशनल बॉडी द्वारा मेंशन किया गया होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपको जो भी जॉब परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो भी वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई खुद का अपना शॉप ओपन करने जा रहे हो। अब दुकान खोलनी है या फैक्ट्री खोलनी है तो वहाँ पे आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भाई मशीनरी परचेज करनी है तो मशीनरी के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। आप दुकान खोलो तो दुकान में जो सामान बेचोगे, उस सामान को खरीदने के लिए पहले आपको पैसा चाहिए होगा, उसके बाद ही तो बेचोगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायरमेंट होती है एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ बिजनेस। वहीं पे प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास डिग्री है तो आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, जॉब पा सकते हैं, वहाँ पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रोफेशन में आपने जो है डिग्री कंप्लीट कर रखी है, लेकिन फिर भी आपको अपना कहीं पे ऑफिस सेटअप करना है, तो भाई सर्विस देंगे। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को कहीं ना कहीं क्लिनिक खोलना पड़ेगा, तो क्लिनिक के लिए तो उनको जो है अपना कुछ ना कुछ उनको पैसे रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। लेकिन बिजनेस में तो अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। बात कर लें रिवॉर्ड या रिटर्न की, तो रिवॉर्ड या रिटर्न के बेसिस पे बात करें तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है आपको, वहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलती, वहाँ पे आपको क्या होता है, प्रॉफिट होगा। आपने 1 लाख रुपए लगा कर सामान मंगवाया और 1 लाख को आपने बेचा तो आपको उससे 1.5 लाख का फायदा हुआ, तो 50 लाख रुपए आपका जो है फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है, आप देखते होंगे डॉक्टर के पास जाते तो आप उनको फीस देते हैं, लॉयर के पास जाते तो आप उनको फीस देते हैं, तो वो फीस मिलता है यहाँ पे। तो प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल फी होता है उनका रिवॉर्ड या रिटर्न। वहीं पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई पर्सन कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम करता है तो उसको उसके काम के बदले उसको सैलरी या फिर वेजेस मिलता है। सैलरी यानी मंथली बेसिस पे मिलता है, वेजेस जो कि वीकली या फिर डेली बेसिस पे मिलता है, तो उसको हम वेजेस कहते हैं। क्लियर। तो बिजनेस में जो भी पर्सन बिजनेस अपना करता है उसको प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में उसको प्रोफेशनल फी मिलती है, जैसे कि डॉक्टर की 250 रुपये 500 रुपये फी होती है एक बार विजिट करने की, और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलता है। नेक्स्ट जो बेसिस है डिफरेंशिएशन का, दैट इज रिस्क। तो रिस्क की बात करें तो बिजनेस है। आप देखिए बिजनेस में क्या होता है कि आप जो है बहुत सारा पैसा लगाकर कोई कंपनी या फिर कोई शॉप या फिर कोई फैक्ट्री ओपन करते हो। अब जरूरी तो नहीं ना कि आपकी सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल हो जाएं, तो अनसर्टेनिटी होता है। तो अनसर्टेनिटी क्या है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर के बारे में आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड होगी भी या फिर नहीं होगी, और सपोज करिए कि उसकी डिमांड नहीं हुई तो आपको पूरा लॉस हो जाएगा। आपने कितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था वो पूरा डूब जाता है। क्लियर। यहीं पे हो सकता है बिजनेस में कि किसी महीने आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कि अगले महीने ही आपको जो है लाखों का भी प्रॉफिट ना हो, तो अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर यानी कि किसी महीने ज़्यादा प्रॉफिट तो किसी महीने कम प्रॉफिट, तो यहाँ पे रिस्क होता है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में भी जो है रिस्क होता है, लेकिन कुछ हद तक की थोड़ा बहुत रिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो फीस होती है वो तो उनकी फिक्स होती है कि 250 रुपये 500 रुपये उनको पर पेशेंट लेना है, लेकिन पेशेंट की नंबर जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। भाई जरूरी थोड़ी कि सारे लोग एक साथ बीमार हो जाएंगे, वो ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिस्क होता है, हो सकता है कि किसी दिन एक भी पेशेंट ना आए और हो सकता है कि किसी दिन बहुत सारे पेशेंट आ जाएं, तो यहाँ पे भी रिस्क होता है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम रिस्क होता है, यानी कि अगर आपको कहीं पे कहीं किसी कंपनी में जॉब लग गई है तो वहाँ पे आपका ये तो कंफर्म होता है कि हाँ भाई आपको 1 महीना पूरा आपने जॉब कर लिया तो आपको जो है
सैलरी आ जानी है 30,000 40,000 जो भी पर मंथ सैलरी आपकी वो मिलना है, या फिर आपने पूरे दिन काम कर लिया तो आपको वेज जो है वो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे रिस्क क्या होता है, नॉर्मली कम होता है। लेकिन बिजनेस में और प्रोफेशन में यहाँ पे रिस्क होता है। बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में एकदम ही कम रिस्क होता है। रिटर्न की लेके हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में हमें पता ही नहीं कि रिटर्न होगा कि नहीं होगा, सेल हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो पूरा लॉस में चले गए। प्रोफेशन में कोई पेशेंट आया या फिर कोई कैंडिडेट आया तो आपको फीस मिलेगी, नहीं तो फीस नहीं मिलेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको जॉब मिल लग गई है, आपको महीने बेसिस पे सैलरी मिलनी है। नेक्स्ट जो कंपैरिजन का बेसिस है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा बिजनेस में कि लोग अपने शेयर्स को सेल करते हैं, बाई करते हैं, यानी कि आप अपने हिस्सेदारी दूसरे को बेच सकते हैं, क्लियर। लेकिन प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपने एलएलबी किया है तो आप ही को वो जॉब परफॉर्म करने का, आप ही प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो। जिसने एलएलबी नहीं किया वो आपको आपकी जगह पे आके प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे सकता है। यानी कि आप कोई आए और आपकी डिग्री, आपका सर्टिफिकेट परचेज कर ले, तो ऐसा प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है। लेकिन बिजनेस में आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आगे चल के आप उसके शेयर्स को सेल कर सकते हो, किसी और को बेच सकते हो बिजनेस में, क्लियर। प्रोफेशन में आपने डिग्री हासिल की तो आप ही को वो काम करना पड़ेगा, आप अपनी डिग्री, अपनी सर्टिफिकेट किसी और को बेच नहीं सकते हो, क्लियर। वहीं पे जो नेक्स्ट कंपैरिजन है दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखिए अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जो है रूल और रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड होते हैं जो कि सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो है बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। प्रोफेशन जो IMA हो गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, स्टेट काउंसिल हो गया, तो इन सब का खुद का अपना जो है प्रिंसिपल होगा, स्टैंडर्ड होता है। और जब भी कोई प्रोफेशनल पर्सन जो है वहाँ से एफिलिएशन लेता है, मेंबरशिप लेता है, तो उनको वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि CA की बात करें तो CA में जो CA होता है ना, वो हर जगह अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोफेशन का CA के लिए, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ पे आपको रूल और रेगुलेशंस मिलते हैं कि आपको बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, छुट्टियाँ कब मिलेंगी, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, क्लियर। आपको जो है वहाँ पे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोफेशन की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो है कुछ हद तक जो है रूल रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। हालांकि बिजनेस में आपको रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के हैं, जो लॉज होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बट एज अ कोड ऑफ कंडक्ट नाम की चीज़ वहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, क्लियर। तो ये 9 पॉइंट्स में डिफरेंसेस थे, कंपैरिजन थे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस जो आप खुद रिस्क लेकर कोई फैक्ट्री, शॉप या फिर प्रोडक्शन करते हैं। प्रोफेशन जहाँ पे आप कोई ऐसी डिग्री लेते हैं जहाँ पे आप उस डिग्री लेने के बाद आप सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी दूसरे की कंपनी में जाकर एज ए एम्प्लॉय जॉब करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। तो देखिए अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप देखेंगे कि अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करके लोग मनी अर्न करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस परफॉर्म करते हैं। बिजनेस क्या हो गया, यानी कि ऐसा कोई काम जहाँ पर आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज को, हम उसको बिजनेस कहते हैं, क्लियर। तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग हैं जो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अब आयरन है या स्टील है तो वो आयरन कोर से बनता है, तो आयरन ओर कहाँ से आता है, वो एक्सट्रैक्ट करके अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो आयरन ओर से स्टील को प्रोसेस करते हैं, कुछ लोग हैं जो स्टील का डिफरेंट यूज करके जो है प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को सेल करते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस को परफॉर्म किया जा रहा है जिसके थ्रू मनी अर्न होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ
such business organization that are involved in production और processing of goods and material, यानी कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जहाँ पर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, किसी गुड्स को किसी मटेरियल को प्रोड्यूस किया जा रहा है फिर उसको प्रोसेस किया जा रहा है, तो वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएंगे। अब सपोज कि कोई XYZ कंपनी है, वो कंपनी गेहूं का यूज़ करके बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी। कोई कंपनी है जो कि कपड़े बना रही है कॉटन से, जो है कपड़े टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रही है कॉटन का यूज़ करके, तो वो इंडस्ट्री है, यानी कि वो क्या कर रही है, कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है या फिर प्रोसेस कर रही है। आयरन ओर से जो है आप आयरन बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, सीमेंट बना रहे हो डिफरेंट रॉ मटेरियल का यूज़ करके, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये इंडस्ट्री कहलाती है। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम इंडस्ट्री कहते हैं। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स यानी कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं इंडस्ट्री द्वारा, जो इंडस्ट्री है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस करती हैं, उसको एक्सचेंज करना, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। फाइनल कस्टमर्स जो हैं, हमारे फाइनल कंज्यूमर जो हैं, उनके साथ गुड्स को एक्सचेंज करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना ही कॉमर्स कहलाता है। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए। आप आपस में आसपास देखते होंगे तो रिटेल शॉप्स खुले होते हैं, तो आप क्या करते हो, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, सपोज के लिए चिप्स का पैकेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो आप रिटेल शॉप पे जाते हो, वहाँ पे उसको पैसे देते हो और आप उसे परचेज कर लेते हो। लेकिन क्या वो रिटेलर ने उस प्रोडक्ट को बनाया था? नहीं, वो सिर्फ एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है आपको, यानी कि वो कॉमर्स की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। चिप्स को बनाने वाला कोई और कंपनी है, कोका कोला, पेप्सी, ये लोग जो है कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, ब्रिटानिया ये जो बिस्किट बना रही है, तो ब्रिटानिया क्या होगी, वो इंडस्ट्री हो गई। वो प्रोडक्ट बिस्किट उन्होंने बनाया, प्रोड्यूस किया, प्रोसेस किया। लेकिन जो रिटेलर हो गए, जो होलसेलर हो गए, वो सिर्फ एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री से परचेज करते हैं और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, कस्टमर से पैसा लेते हैं, कस्टमर को बिस्किट प्रोवाइड कर दिया, तो दैट इज कॉमर्स एक्टिविटी। तो वो सभी लोग जो एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो कॉमर्स एक्टिविटी हो गई। और वो बिजनेस एक्टिविटीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं गुड्स या फिर मटेरियल का, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर? तो इंडस्ट्री को फर्दर जो है डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। उसी तरीके से कॉमर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री देखेंगे। तो इंडस्ट्री क्या हो गया, रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जैसे कि आयरन ओर हमने आज से एक्सट्रैक्ट किया और उस आयरन ओर से हमने जो है आयरन मेटल बनाया या फिर हमने स्टील बनाया, स्टील का फर्दर जो है यूज़ करके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स बनाए या फिर कोई और प्रोडक्ट बनाया हमने, तो वो क्या कहलाएंगे, वो इंडस्ट्री कहलाएंगे। इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री में अगर आप जो है एनिमल को ब्रीड कर रहे हो, एनिमल को रेस कर रहे हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, उनको जो है आप पौधे उगा रहे हो, तो वो भी इंडस्ट्री में आ जाता है। क्लियर? जैसे कि कॉटन का हमने एग्जांपल लिया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है टेक्सटाइल यूजिंग कॉटन का यूज़ करके हम टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। तो ये क्या है, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये इंडस्ट्री हो गया। इसी तरीके से जो हमने आयरन ओर का एग्जांपल लिया कि हम अर्थ से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम जो है मेटल आयरन बना रहे हैं, मेटल बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हम जो है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? तो आयरन ओर में क्या होता है कि हम जो है माइनिंग के ज़रिए जो मटेरियल होता है, जो आयरन ओर होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, फिर उसके ज़रिए जो है फिर क्या करते हैं, आयरन ओर के ज़रिए हम मेटल आयरन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट करके आते हैं, माइनिंग के ज़रिए आते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके उनको जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बिस्किट बनाना है तो गेहूँ का यूज़ किया, बिस्किट बन गया। जैसे चिप्स बनाना है तो आलू का यूज़ किया और चिप्स हम बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। यानी कि जहाँ पे भी कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, वो इंडस्ट्री कहलाती है। तो इंडस्ट्री को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्री की डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं। सभी लोग बिस्किट्स खाते हैं, तो बिस्किट्स किससे बनता है, गेहूं से बनता है। और गेहूं कहाँ से आता है, फार्मिंग से, यानी कि किसान जो हैं वो खेतों में गेहूं उगाते हैं
और उसकी कटाई करके जो है फिर गेहूँ उगाते हैं। क्लियर, गेहूँ आपको मिलता है। तो किसान क्या है, फार्मिंग खेतों में जो है गेहूँ बोते हैं, बीज बोते हैं, उसके बाद जो है उसकी सिंचाई होती है, रोपाई होती है, फिर उसके बाद जो है फिर उसका जो है काट पीट के फिर आपके पास गेहूँ आता है। उस गेहूँ का यूज़ करके जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, बिस्किट्स बनाती हैं या फिर गेहूँ का यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट भी वो डेवलप करती हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे बिस्किट्स को लिया है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेप हो रहा है। पहला स्टेप क्या है कि जो किसान है, किसान ने बीज लिया, बीज को जो है ज़मीन में खेती किया, खेतों में जो है बीज को बोया और उसके बाद जो है उससे गेहूँ उगाया। तो ये एक हो गया काम। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ का हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। किसने किया, किसानों ने किया। किसानों ने किस चीज़ का यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके किया, यानी कि अर्थ का, वाटर का, इसका यूज़ किया, सीड्स यूज़ किया, उसके बाद जो है गेहूं आया। तो पहला प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या हुआ कि उस गेहूँ का यूज़ करके कुछ कंपनी आती हैं, वो कंपनी गेहूँ को जो है किसानों से परचेज करती हैं और उस गेहूँ को जो है कन्वर्ट करती हैं बिस्किट, यानी कि प्रोसेस करके जो है बिस्किट प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंपनी होगी। तो पहला प्रोडक्शन क्या हो गया कि खेतों का यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके गेहूं को प्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका यूज़ करके जो है कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। फिर जो प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा जो रॉ मटेरियल बनाया गया, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो किसान जो गेहूँ उगाता है उसको प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। गेहूँ का यूज़ करके जो लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा रही लेकिन आपको सर्विसेज मिलती हैं, जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये क्या है, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये आपको जो है सर्विसेज देती हैं। वहीं पे ये कस्टमर को देती हैं, साथ ही साथ प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती हैं। अब जो किसान है उसको गेहूं काटना है, मशीन चाहिए। किसान है उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चाहिए। किसान है कि नुकसान ना हो जाए उसके लिए उसको बैंकिंग, पैसे की लेन देन के लिए बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं। इंश्योरेंस करवाता है वो। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, तो वो टर्सरी सेक्टर से मिलता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हो गया, जो किसानों ने गेहूं उगाया। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हो गया कि गेहूं से यूज़ करके जो है आपने कोई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया। और टर्सरी इंडस्ट्री क्या हो गया, जहां पर आप जो है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इनको हम टर्सरी सेक्टर या फिर टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। तो हम एक एक करके जो है तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री को। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हो गई, वो इंडस्ट्री यानी कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जहां पर माइनिंग की जा रही है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से आप इसको समझिए कि वो इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विथ द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, उसको प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री में कहते हैं। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, ये सब क्या है, ये एक्सट्रैक्ट कर रही है, प्रोड्यूस करती है नेचुरल रिसोर्सेज को। अब फार्मिंग है तो फार्मिंग में देखें रॉ मटेरियल गेहूं, चावल, ये सब जो है क्या हुआ जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। माइनिंग में हम जो है आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, गोल्ड जो है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया, अब गोल्ड का यूज करके हम डिफरेंट ज्वेलरी बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट फर्दर बना रहे हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हो गया, ये एक्सट्रैक्टिंग और प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सट्रैक्ट करती हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेट्रा, ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। अब सपोज करिए आप सीड डेवलप कर रहे हैं, आपने नर्सरी ओपन कर रखा है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट आप जो है वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उनको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं,
डेवलप कर रहे हैं, कैटल ब्रीडिंग कर रहे हैं, आप पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, फिश हैचरी आपने खोल रखा है, तो ये सब क्या है, ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। और इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस या फिर डेवलप कर रहे हो, तो वो चीज़ जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। क्लियर। आप तो एक हो गया कि अर्थ, वाटर, एयर से जो है आपने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की, प्रोड्यूस किया नेचुरल सोर्सेज को, तो वो चीज़ एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में आ गई। वहीं पे जो दूसरी चीज़ है वो जेनेटिक इंडस्ट्री है, जहाँ पर आप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उनकी ब्रीडिंग, उनकी रिप्रोडक्शन, उनको डेवलपमेंट पे आप जो है कर रहे हो, तो भी क्या है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। क्लियर। तो इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर आप फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग ये सब कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पर आप सीड डेवलप कर रहे हो, नर्सरी ओपन कर रहे हो, कैटल ब्रीडिंग कर रहे हो, पोल्ट्री फार्म आपने खोल रखा है, फिश हैचरी कर रखा है, तो ये सब भी क्या है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। वहीं पर जो दूसरी इंडस्ट्री है दैट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हो गया कि आपको रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोड्यूस करके दे दिया जाता है। अब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करती है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें डेवलप हुई उसका यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट जो है डेवलप करती है, जिसको हम जो कस्टमर होते हैं वो फाइनल कंज्यूम करते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट का फर्दर यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी, प्राइमरी में रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का यूज़ करके जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं ना, सेकेंड हैंड। क्लियर। तो वही चीज़ है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो कंसर्न्ड विथ यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी वो उस मटेरियल को आपने एक्सट्रैक्ट कर रखा है और उसको फर्दर यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हो, उसको यूज़ करके फर्दर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं ना, जैसे कि अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी क्या होगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उसने गेहूँ का यूज़ किया। गेहूँ क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। गेहूं भाई, फार्मिंग में, फार्मिंग क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। फार्मिंग करके आपने गेहूं डेवलप किया, अब गेहूं का यूज़ करके आटा बना सकते हो, या फिर गेहूं का यूज़ करके आप बिस्किट भी बना सकते हो। तो आपने क्या किया, गेहूं का यूज़ करके बिस्किट बनाया, थी, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट। जैसे अब कार की मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए, तो कार में क्या होता है कि हैंडल अलग कोई कंपनी बना रही है, ब्रेक्स अलग कंपनी बना रही है, टायर्स अलग कंपनी बना रही है। तो अब टायर में रबड़ का यूज़ करके टायर बनाया जाता है, तो जो टायर कंपनी है उसने क्या किया, रबड़ का यूज़ करके टायर डेवलप किया। अब जो कार बनाने वाली कंपनी है, वो कार वाली क्या करती है, टायर बनाने वाली कंपनी से कार के पहिए को परचेज करती है, यानी कि जो पहिया है, व्हील है, उसको व्हील कंपनी से परचेज कर लिया और उसने फिर असेंबल करके पूरी एक कार जो है मैन्युफैक्चर कर दी। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। क्लियर। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में या तो प्रोडक्ट इसलिए बनाया जाएगा जिससे कि कस्टमर्स को सीधे कंज्यूम कर ले, जैसे बिस्किट, चिप्स, नमकीन हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिससे उसका फर्दर यूज़ किया जा सके। जैसे कि आपने व्हील बनाया, तो व्हील का फर्दर यूज़ कार में हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता ही दिया कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज प्राइमरी इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाई वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो हमने जो है माइनिंग करके अर्थ से आयरन ओर निकाला, अब आयरन ओर को फर्दर प्रोसेसिंग करके हमने उसमें से स्टील का यूज़ किया, स्टील का फर्दर प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। क्लियर। अब जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो है फर्दर दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लें। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम से क्लियर है कि क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आर इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ये लोग प्रोडक्ट बनाने में जो है इन्वॉल्व होते हैं। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम और यूज फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिसका फाइनल कंजम्पशन किया जाता है या फिर उसका यूज करके फर्दर कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लिया जाता है। तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसा कि हमने एग्जांपल में पहले ही देखा, राइस मिल हो गया, पेपर फ्रॉम वुड, वुड से हम पेपर बना रहे हैं, शुगर फैक्ट्री हो गया, गन्ने का यूज करके चीनी बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं।
जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं इनको आप फर्दर जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो एक एक करके इसको भी देखते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या हो गया? एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी कि ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और सेपरेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। यानी कि कोई एक मटेरियल है उसमें से जो है डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, तो ऑयल में क्या है, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से पेट्रोल अलग निकाल लिया, केरोसिन अलग निकाल लिया, डीजल अलग निकाल लिया। तो ये क्या है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाती है। एक सब्सटेंस से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पे दूसरा क्या है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि सीमेंट हो गया, कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट लाइक सीमेंट। इसी तरीके से तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक शुगर एंड पेपर। तो शुगर हो गया या पेपर बनाने का काम हो गया, तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो है प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? गन्ने को प्रोसेस किया, चीनी निकला, वुड को प्रोसेस किया, पेपर आया, तो दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसी तरीके से चौथा है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग यानी कि नाम से क्लियर है कि असेंबल करो आप डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग जगह पे, उनको यूज़ करके जो है आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा टेलीविज़न में, तो टेलीविज़न में चिप्स लग रहे हैं, उसमें मॉनिटर लग रहा है। कार का देख लीजिए, कार में हैंडल अलग है, ब्रेक्स अलग हैं, टायर्स अलग हैं, बॉडी अलग है, उसका इंजन अलग है। कंप्यूटर में देख लीजिए तो सीपीयू कोई और बना रही है, प्रोसेसर कोई और बना रही है, कीबोर्ड कोई और बना रहा है, मॉनिटर कोई और बना रहा है, ठीक है, विंडो कोई और कंपनी बना रही है। तो वो क्या करे, सबको असेंबल करके एक प्रोडक्ट कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो असेंबलिंग इंडस्ट्री यानी असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट लाइक टेलीविज़न, कार और कंप्यूटर। तो ये क्या है, ये चारों ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। क्लियर? वहीं पे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा टाइप है दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो नाम से क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन ये क्या करती हैं, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड, टनल, कैनाल, ये सब जो है बना रही हैं। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। एक तरीके से आप देखा जाए तो यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, ये सब हो गए। वहीं पे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है दैट इज टर्सरी इंडस्ट्रीज। अब देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग कर रही हैं। लेकिन अब इन सबको जो है प्रोडक्शन करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क के यूज़ चाहिए आपको, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए होती है, आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए होती है, यानी कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे, कस्टमर तक पहुँचाओगे कैसे, उसके लिए आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। उस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए पैकेजिंग की फैसिलिटी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना होता है, तो वो फैसिलिटी चाहिए। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या हैं, ये सर्विसेज कहलाती हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट जो आप बनाते हो उसको डिलीवर करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही डायरेक्टली कस्टमर को भी। अब कस्टमर जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, प्रोफेशनल जैसे लॉयर हो गए, सीए हो गए, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने थी, एक सब किस में आते हैं, टर्सरी इंडस्ट्री में आते हैं। तो टर्सरी इंडस्ट्री कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade। तो ट्रेड से रिलेटेड हो गया, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री होगी, चाहे सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी, इन सबको जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, कम्युनिकेशन से हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग से हो, तो ये सब टर्सरी इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज़। तो प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज तो इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल्स, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जैसे कम्युनिकेशन यूज़ करते हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। बैंकिंग सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो कंपनीज़ है वो तो यूज़ ही कर रही हैं, आप भी बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते
करते हो, तो ये सर्विस इंडस्ट्रीज आती है। तो सर्विस इंडस्ट्री यानी कि टर्सरी इंडस्ट्री हम उसको कहते हैं। क्लियर। तो अगर हम ओवरऑल समराइज करें इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा दैट इज टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं, प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से इन्वॉल्व होती हैं, फिर जेनेटिक प्रोडक्शन करती हैं यहाँ पे। क्लियर। तो प्राइमरी जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप में डिवाइड की जा सकती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। वहीं पे जो दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो है वो कोई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करती है, या फिर कोई ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करती है जिसका फर्दर जो है प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, तो उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 टाइप में डिवाइड की जा सकती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बिल्डिंग, डैम, रिवर, ये सारी चीज़ें आप जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एनालिटिकल जहाँ पे आप क्या करते हो कि एक एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि हमने बताया था कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आप डेवलप कर रहे हो। दूसरा है सिंथेटिकल में क्या होता है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट को मिलाकर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि सीमेंट में होता है। तीसरा है प्रोसेसिंग, जहां पर कोई गुड्स को प्रोसेस करके आप जो है उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म में डेवलप कर रहे हो, जैसे शुगर केन का यूज़ करके आपने जो है शुगर बनाया, चीनी बनाया, गन्ने का यूज़ करके चीनी बनाया, वुड का यूज़ करके आपने पेपर बनाया, तो ये प्रोसेसिंग हो गया। राइस मिल में राइस को, धान को प्रोसेस करके जो है आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज़ प्रोसेसिंग। और वहीं पे चौथा है दैट इज़ असेंबलिंग में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट को जो है आप असेंबल करते हो, इकट्ठा करते हो और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे कार, तो कार को बनाने के लिए हैंडल चाहिए, आपने हैंडल बनाने वाली कंपनी से हैंडल ले लिया। कार को बनाने के लिए टायर चाहिए, तो टायर बनाने वाली कंपनी से आपने टायर ले लिया, ठीक है। इंजन से इंजन ले लिया। तो इस तरीके से सबको असेंबल करके आपने प्रोडक्ट बना दिया कार। या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो डेस्कटॉप लैपटॉप में क्या होता है कि प्रोसेसर किसी दूसरे से लिया, चिप्स किसी दूसरे से लिया, मॉनिटर किसी दूसरे से लिया, और आपने कंप्यूटर बना के, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट बना रही है, आपने कंप्यूटर बना के दे दिया। डेल हो गया या फिर HP हो गया, तो ये सब क्या है? ये असेंबल करके जो है आपको न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं और आपको जो है सेल करती हैं। तो दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। और टर्सरी इंडस्ट्री ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पैकेजिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब क्या है? ये सर्विसेज में आती हैं और इनको हम कहते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। यहाँ पर हम जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के सेकेंड क्लासिफिकेशन को यानी कि कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब कोई भी बिजनेस परफॉर्म की जाती है, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है बनाया जाता है। तो प्रोडक्ट बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? प्रोडक्ट्स बनाता है। अब प्रोडक्ट्स बना दिया है, तो प्रोडक्ट्स किसके लिए बनाया है? बट ऑब्वियस बात है कि कंज्यूमर या फिर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है ना। लेकिन जो कंज्यूमर या कस्टमर था कि वो प्रोडक्ट पहुँचेगा कैसे? कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचेगा कैसे? आप सपोज करें कि आप जो है कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, और आप जो है कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचेगा एक्सचेंज के जरिए। यानी कि आप क्या करोगे? कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर करोगे, कस्टमर आपको पैसे देगा और आप उसको प्रोडक्ट दोगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। प्रोडक्ट को बनाने तक का जो काम था वो इंडस्ट्री में आ जाता है। यानी कि इंडस्ट्री क्या करती है? जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाना है ना, यानी कि कस्टमर के साथ एक्सचेंज करना है। तो जो प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर के साथ एक्सचेंज करने का जो एक्टिविटी होता है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। क्लियर। तो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को कस्टमर या कंज्यूमर के साथ एक्सचेंज करने को ही कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जैसे कि आप अपने आसपास के किराना स्टोर पे जाते हैं, रिटेल शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे बना बनाया प्रोडक्ट शॉप में रखा होता है। आप जाते हो, आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और आप उसके बदले वहाँ पर उनको पेमेंट करके आते हो। तो ये क्या हो गया? ये कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गया। यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, या फिर जो रिटेल स्टोर है उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, उन्होंने
कोई बना बनाया प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रखा हुआ है वो आपके साथ एक्सचेंज करते हैं, तो दैट इज़ कॉमर्शियल एक्टिविटी। कोई भी प्रोडक्ट बनाना, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर रॉ मटेरियल का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो इंडस्ट्री एक्टिविटीज आ जाती है। और उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बन गया है उसको एक्सचेंज करना कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, और बदले में पैसे लेना, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी आती है। क्लियर? तो कॉमर्स क्या हो गया? इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो सभी एक्टिविटीज़ जो इस चीज़ में हेल्प करती है कि गुड्स और सर्विसेज जो इंडस्ट्री में बन गई हैं उनको जो है कस्टमर या कंज्यूमर के साथ एक्सचेंज किया जा सके, उसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ अभी कॉमर्स कहते हैं। तो ये जो कॉमर्स है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखिए ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेड मतलब क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, वो आपको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसके बदले उनको पैसे देते हो, ये ट्रेड कहलाता है। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर फिजिकल और वर्चुअल। तो चाहे आप फिजिकली जो है गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, चाहे वर्चुअली गुड्स को सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो ट्रेड कहलाती है, व्यापार कहलाती है। जैसा कि हमने बताया कि आप रिटेल स्टोर पे गए, आपने वहाँ से कोई चिप्स का पैकेट, कोई कोल्ड ड्रिंक का पैकेट, आपने शुगर का पैकेट परचेज किया, तो ये ट्रेड कहलाता है। क्लियर? अब ये जो ट्रेड है ये भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है इंटरनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड और दूसरा होता है इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल ट्रेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इंटरनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। तो इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आप अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड परफॉर्म करते हो, अपनी कंट्री के अंदर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड यानी कि जो भी खुदरा सेल किया जाता है, जैसे कि जो छोटे मोटे दुकान होते हैं, शॉप्स होती हैं, या फिर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पे आप जो है गए, आपने एक शर्ट, दो शर्ट या फिर कोई एक पीस, दो पीस आइटम परचेज करते हो, तो उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेड, जहाँ पे आप खुदरा सामान परचेज कर सकते हो। क्लियर? वहीं पे जो दूसरा है दैट इज़ होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे आप बल्क में सामान खरीदते हो, यानी कि यहाँ पे एक दो पीस, एक किलो, दो किलो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है एक कुंटल आप परचेज कर रहे हो, आप जो है पूरा का पूरा बॉक्स जो है परचेज कर ले रहे हो कपड़े का, तो ये होलसेल ट्रेड हो गया। तो ये क्या है? ये इंटरनल फिर डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। तो रिटेल ट्रेड में खुदरा एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट आप परचेज कर लेते हो। होलसेल ट्रेड में बल्क में, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में परचेज करते हो। तो नॉर्मली अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा कि होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से परचेज करते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर परचेज करते हैं। जो मैन्युफैक्चर होता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर से फिर हम कंज्यूमर या कस्टमर जो है परचेज करते हैं। क्योंकि हम कंज्यूमर कस्टमर क्या है, हमको एक यूनिट, दो ही यूनिट का यूज़ होता है, लेकिन जो होलसेलर बेचते हैं वो बल्क में बेचते हैं। तो बल्क में कौन परचेज करेगा? रिटेलर्स परचेज करेंगे, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो परचेज करेगा। तो होलसेल और रिटेल ट्रेड। क्लियर? रिटेल ट्रेड में खुदरा सेल होता है, छोटे छोटे अमाउंट्स में सेल होता है, छोटे छोटे क्वांटिटी में सेल होता है। होलसेल में बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर? वहीं पे दूसरा है एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल या फिर हम ग्लोबल ट्रेड कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बियॉन्ड कंट्री जो है एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। जैसे कि हमारी कंट्री जो इंडिया है, हमारी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, या फिर हमारी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया फिर अमेरिका को कोई प्रोडक्ट भेजा, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब कभी हम जो है, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया जो है अमेरिका या फिर किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज करती है, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि अपने यहाँ पर कोई सामान किसी बाहरी कंट्री से मंगवाना, परचेजिंग फॉरेन गुड्स। क्लियर? परचेजिंग फॉरेन गुड्स, तो इसको कहते हैं इंपोर्ट, बाहर से किसी दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में सामान मंगवाना। वहीं पे जब हम अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको जो है एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। सेलिंग और सप्लाइंग डोमेस्टिक गुड टू फॉरेन। हमने जो है अपने यहाँ पे अपनी कंट्री में मोबाइल फ़ोन बनाया और उस मोबाइल फ़ोन को हम जाके किसी दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। किसी दूसरी कंट्री में कोई मोबाइल बना, उस कंट्री का
जो मोबाइल बना है उसको हम अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। और वहीं पे थर्ड आता है आंत्रपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट। आंत्रपोर्ट या री एक्सपोर्ट सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करके आपने ऑस्ट्रेलिया से कॉटन मंगवाया और फिर जो उस कॉटन से कपड़ा बनाया और कपड़ा बना के आपने जो है नेपाल या फिर किसी दूसरी कंट्री में बेच दिया, तो इसको कहते हैं आंत्रपोर्ट। आपने इंपोर्ट किया लेकिन इंपोर्ट आपने पर्सनल अपनी कंट्री के कस्टमर्स के लिए कंजम्पशन के लिए नहीं किया, आपने इंपोर्ट किया और फिर इंपोर्ट करके जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया उसका कुछ आपने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग किया और उसको उठा के जो है आपने किसी दूसरी कंट्री को सेल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड आंत्रपोर्ट। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया कि सेम कोई प्रोडक्ट आपने मोबाइल जो है जापान से मंगवाया और उस मोबाइल फ़ोन को एज इट इज़ आपने जो है जाके नेपाल में भेज दिया, तो ये भी आंत्रपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट कहलाता है। क्लियर? तो ये जो है टाइप ऑफ ट्रेड हो गए। तो इंटरनल ट्रेड, रिटेल ट्रेड या होल ट्रेड होता है, और इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर आंत्रपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट भी उसको हम कहते हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हेल्प प्रोवाइड करना, ऑफरिंग या प्रोवाइडिंग हेल्प, तो उसको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड में हेल्प करती है जिसको हम सर्विसेज भी कहते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड करने में, जो एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। अब आपको गुड्स को परचेज करना है, गुड्स को आपको सेल करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको। भाई बिना ट्रांसपोर्टेशन के मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा और रिटेलर से प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। आप घर पे बैठ के ऑनलाइन परचेज करते हो, तो ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपके घर कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्टेशन से ही ना, कम्युनिकेशन का यूज़ करके ही ना। आप पेमेंट करते हो, घर बैठ के ही जो पेमेंट कर दे रहे हो, तो कैसे कर दे रहे हो? कहीं ना कहीं आपने उसमें बैंकिंग का इन्वॉल्व किया, फाइनेंस का इन्वॉल्व किया, आप जो है लोन ले लेते हो, क्रेडिट पे परचेज कर लेते हो, तो ये कैसे हुआ? फाइनेंस की वजह से हुआ। क्लियर? आपका प्रोडक्ट आप तो एक एक यूनिट कर रहे हो, लेकिन रिटेलर होलसेलर जो है बल्क में प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो वो कहाँ रखते होंगे? उसके लिए उनको वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। तो जो डिफरेंट सर्विसेज हैं या फिर सपोर्ट सिस्टम है एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, यानी कि ट्रेड को, उसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। क्लियर? इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि पेमेंट में हेल्प होता है, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड होता है, एडवांसेस प्रोवाइड होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि होलसेलर के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उनको जो है सेल करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो वो बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेके जो है बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर, उसके बाद फिर रिटेलर और कस्टमर को सेल करते हैं, फिर जो प्रॉफिट आता है उसके बाद फिर उस प्रॉफिट से लोन अमाउंट को चुकाते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गए, सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस हो गया कि कहीं कोई लॉस ना हो जाए उससे बचने के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं। वेयर हाउसिंग यानी कि कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, तो उसके लिए अलग अलग जगह पे जो है वेयर हाउसेज बने होते हैं, वहाँ पे जो है आप अपना प्रोडक्ट जाके वहाँ पे रख देते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पे उठाकर सेल करते हैं। तो वेयर हाउसिंग यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि लोग अपना वेयर हाउस बनाते हैं, लोग वहाँ पे प्रोडक्ट को रखते हैं, उसके बदले उनसे चार्जेस वसूले जाते हैं। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन, ये भी क्या है? एक तरीके का सर्विस है। भाई आप प्रोडक्ट तो बना दे रहे हो लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, तो लोग क्यों खरीदेंगे? तो एडवर्टाइजिंग भी एक तरीके का क्या हो गया? ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जरूरी है, पब्लिक रिलेशन जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है प्रमोट नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। तो इस दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब आप देखते होंगे ना कि ऑफर आया है, सेल्स आया है, ठीक है, छूट चल रहा है, या फिर कहीं पे बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है, तो कैसे पता चल रहा है आपको? वो पता चलता है एडवर्टाइजिंग के जरिए, वो पता चलता है आपको पब्लिक रिलेशन के जरिए। तो ये सब क्या है? ये सर्विसेज हैं जो कि ट्रेड को बढ़ावा देती है, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है उसको बढ़ावा देती है। आप देखते हो कि बहुत जगह मेला लगता है, तो मेला क्यों लगता है? मेला इसीलिए लगता है ताकि वहाँ पे लोग जाएं और प्रोडक्ट को परचेज करें, बाइंग एंड सेलिंग हो, एक्सचेंज हो, और वो मेले को प्रमोट करते हैं एडवर्टाइजिंग या फिर पब्लिक रिलेशन के जरिए। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि वो सारी सर्विसेज, वो सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर? तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बट ऑब्वियसली बात है कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाएगा कैसे? दैट इज़ थ्रू एक्सचेंज, यानी कि दैट इज़ थ्रू कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके जरिए फ्री फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने या फिर मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना लिया, अब जो उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा है। अब उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, कॉमर्स के जरिए ही
पहुंचेगा। क्लियर। तो कॉमर्स में क्या हो गया कि कॉमर्स जो है दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक ट्रेड है, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ट्रेड में क्या है, ट्रेड में इंटरनल ट्रेड होता है और इंटरनेशनल या फिर जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं वो होता है। इंटरनल ट्रेड में रिटेल है और होलसेल है, और वहीं पे एक्सटर्नल में क्या हो गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड आंतरपोर्ट, जिसको हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को सर्विसेज जो कि ट्रेड को हेल्प करती हैं, यानी कि जो ट्रेड है उसको हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये जो है कॉमर्स का स्नैपशॉट है। रिस्क यानी कि खतरा। हम सभी के लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। आग लग गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज आ गए, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिजिकल लॉस हो सकता है, मेंटल लॉस हो सकता है, हमारे हेल्थ लॉसेज हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये रिस्क होता है। रिस्क यानी कि खतरा जिनकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में क्या होता है, लॉस होता है, फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है। क्लियर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो रिस्क इन बिजनेस रिफर्स टू एनीथिंग दैट कॉज लॉस इन बिजनेस, जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान होता है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। वो डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा हो गया मार्केट में, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, या फिर कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट डिमांड ही नहीं कर रहा है, यानी कि डिमांड डिक्रीज हो गई। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके पास लेबर थे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर जो रॉ मटेरियल था जिसका यूज़ करके आप प्रोडक्ट बनाते थे, वो जो है उसका शॉर्टेज हो गया, आपके पास आ ही नहीं रहा, तो आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे। या फिर उस रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गए, तो अब जो है आपका प्रॉफिट कम हो गया। या फिर अचानक से आग लग गई, चोरी हो गया, फिर स्ट्राइक या लॉकडाउन हो गया, जैसे कि अभी आपने कोविड के केस में देखा था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। यानी कि वो कोई भी सिचुएशन, वो कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होता है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, हमें पता भी नहीं था, और उस घटना की वजह से जब हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख ही लिया, सपोज ये कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि जो कस्टमर का टेस्ट है, कस्टमर का प्रेफरेंस है, वो चेंज हो गया। टाइम टू टाइम हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, टाइम टू टाइम हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। और अब क्या होगा, जब डिमांड कम हो जाएगी तो बिजनेस की जो बिजनेस वो प्रोडक्ट बना रहा होगा उसको क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसको प्रॉफिट कम होगा, यानी कि वो हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो जाए या फिर हो सकता है कि लॉस में भी जा सकता है। क्लियर। या फिर ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, यानी कि मार्केट में अभी तक आप ही सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, अब जो है 10 लोग और आके आप ही जैसा प्रोडक्ट सेल करने लग गए। तो जब 10 लोग और आ जाएंगे तो अब वो कस्टमर हैं, उनके पास 10 ऑप्शन है, वो आपके यहाँ से लें या फिर किसी और के यहाँ से लें। अभी तक तो आप ही के ऑप्शन था, लेकिन अब जो है कहीं और जाके ले लेते हैं, तो अब क्या हो गया, आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर यानी कि आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में लॉसेज होते हैं। तो जो बिजनेस में रिस्क होते हैं ना, हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस इंटरप्राइजेस फेस टू टाइप ऑफ रिस्क, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क। तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको लॉस भी हो और वहाँ पे चांस होता है कि आपको गेन भी हो जाए, यानी कि स्पेकुलेटिव रिस्क में गेन का भी फायदा हो, गेन होने का भी चांस होता है और लॉस होने का भी चांस होता है। लेकिन जो प्योर रिस्क होता है ना, वहाँ पे या तो लॉस ही होगा या तो आपको जो है सेम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे गेन नहीं होता है। प्योर रिस्क में गेन नहीं होगा, जैसा पहले था वैसे ही रह जाएगा या फिर लॉस ही होगा। लेकिन स्पेकुलेटिव में आपको लॉस भी हो सकता है या फिर आपको गेन भी हो सकता है। जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो आपका पैसा डूब भी सकता है या फिर आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो वो स्पेकुलेटिव रिस्क कहलाता है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या हो गया, इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है स्पेकुलेटिव में कि आपको गेन भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव करना यानी कि अनुमान लगाना, कि मैं आप क्या कहते हो कि आप सोचते हो कि शेयर मार्केट जो है आगे चल के इसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आप क्या कहते हो, पैसा उसमें लगा देते हो।
ठीक है, आपने अनुमान लगाया कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, आप पैसा लगा देते हो, लेकिन अचानक से क्या होता है कि शेयर के प्राइसेस गिर जाते हैं तो आपका लॉस हो जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि शेयर के प्राइसेस और बढ़ जाएं, आपको गेन हो जाता है। क्लियर? तो स्पेकुलेटिव रिस्क एग्जांपल इंक्रीजिंग प्राइस, शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो ये क्या है? स्पेकुलेटिव है, आपको पता नहीं होता है कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी या फिर लेबर शॉर्ट होंगे या नहीं होंगे। क्लियर? लेकिन अचानक से लेबर की शॉर्टेज हो गई, अचानक से प्राइस बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो प्रॉफिट होता था वो नहीं होगा या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। क्लियर? तो स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइसेस और चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर। तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क है ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं डिमांड और सप्लाई में, प्राइसेस जो है वो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो अमूल है या फिर मदर डेयरी हैं, इनके प्राइसेस जो है 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, फैशन में चेंज हो गया, टेस्ट, कंज्यूमर का जो टेस्ट है उसमें चेंजेस आ गए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं कस्टमर को या तो गेन हो जाएगा या तो लॉस भी हो सकता है। भाई अचानक से आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे थे और कस्टमर का जो है टेस्ट या फैशन चेंज हो गया, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने लग गए, तो आपका कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हो गया ना। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का दूसरे का नुकसान हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट हो गया। तो स्पेकुलेटिव रिस्क, तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर मार्केट फेवरेबल है तो वहाँ पे आपको गेन होगा, लेकिन अनफेवरेबल है तो फिर वहाँ पे आपको लॉसेज होगा। तो स्पेकुलेटिव रिस्क यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, जहाँ पे आपको गेन भी हो सकता है। क्लियर? वहीं पे दूसरा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क यानी कि ऐसे रिस्क है जहाँ पे आपका लॉस होना है या फिर कोई चेंज नहीं होना है। तो प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, गेन नहीं होगा इसमें। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। स्ट्राइक हो गया, लॉकडाउन हो गया, चोरी हो गई या आग लग गया, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपका लॉस ही होना होता है। तो ऑकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर इज नॉन ऑकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। यानी कि अगर चोरी हुआ, आग लग गई या फिर स्ट्राइक हो गया तो लॉस तो होना तय है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी वहाँ पे आपका गेन नहीं होगा, एज इट इज जैसा था वैसा चलता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्योर रिस्क। तो स्पेकुलेटिव रिस्क जहाँ पे आपका लॉस और गेन दोनों के चांसेस होते हैं, और प्योर रिस्क जहाँ पे आपको सिर्फ लॉस ही होना है, आपको गेन नहीं होना है। क्लियर? अब बात कर लें कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। तो सबसे पहला, रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है वो सभी बिजनेस का पार्ट है। जैसे कि हमारे सभी ह्यूमन बींग्स को रिस्क होता है कि उनके यहाँ पे आग लग गई, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गए, तो उसी तरीके से सभी बिजनेस, जो भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका जो है वो रिस्क एक इसेंशियल पार्ट होता है। उनको रिस्क उठाना पड़ेगा। चेंज, अगर प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में चेंज हुआ, तो इम्पैक्ट सिर्फ मेरे पे नहीं, उनके बिजनेस पे पड़ेगा, सभी बिजनेस पे पड़ेगा। तो नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, रिस्क तो उनको लेना पड़ेगा। एल्थो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि किसी को कम रिस्क हो सकता है, किसी को ज़्यादा रिस्क हो सकता है। यानी कि बिजनेस जो है वहाँ पे रिस्क जो है वो वेरी कर सकता है। अब भाई जो नदी के किनारे हैं उनको बाढ़ का खतरा ज़्यादा होगा, और जो नदी से दूर हैं उनको बाढ़ का खतरा कम होगा, लेकिन रिस्क दोनों जगह है। ठीक है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। जो नदी के किनारे उनको बाढ़ का खतरा है, जो नदी के दूर हैं उनको जो है सूखे का खतरा भी हो सकता है, यानी कि या भूकंप का खतरा हो सकता है। तो यानी कि रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, और जो अमाउंट ऑफ रिस्क है वो वेरी कर सकता है। क्लियर? तो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है कि प्राइस में चेंज हुआ या फिर रॉ मटेरियल में कमी आई, तो इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो बंद हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बिजनेस होंगे जो चलते रहेंगे, उनका प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा होगा जितना पहले होता था, और कुछ ऐसे होंगे जिनका लॉस हो जाएगा। तो अमाउंट जो है वो वेरी करता है, लेकिन रिस्क को कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता है, सभी बिजनेस का पार्ट होता है रिस्क। वहीं पे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटी की वजह से ही बिजनेसेस अराइज होते हैं, क्योंकि भाई हमें फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होता। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, कि आपको फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो रही है, फ्यूचर में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, फ्यूचर में डिमांड चेंज हो रहा है, या फिर कोई पॉलिसी चेंज हो जा रही है, हमें पता ही नहीं। कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, अभी हम 3G में खूब पैसा लगा के रखें, अचानक से पता चला 4G आ गई, 4G में हमने खूब सारा पैसा लगा दिया, अचानक से चला 5G आ गया, तो लोग 5G में चले जाएंगे, 4G कोई लेगा नहीं, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बिजनेस रिस्क क्यों वजह आ रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर अननोन है। तो अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द
द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में जब आपको नहीं पता होता है तो अनसर्टेनिटी आती है। इसलिए लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा स्वॉट एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल जो फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसकी स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, जिससे कि उनको इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं या क्या हो रहे हैं उनको उनके बारे में पता रहे। तो जो अनसर्टेनिटीज है जैसे उसमें नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, हमें पता नहीं है, चेंज इन डिमांड प्राइसेस, डिमांड में चेंज हो गया, प्राइसेस में चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्राइसेस में चेंज हो गया, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये सब क्या है, ये अनसर्टेनिटी है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और कहीं ना कहीं इसका रिस्क जो है वो बिजनेस पे होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि कौन सा बिजनेस कितना रिस्क झेलेगा ये उसके वो किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, उसका बिजनेस साइज कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रोडक्शन कितना है, सेल कितना है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो नेचर ऑफ बिजनेस, पहला चीज़ क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, यानी कि कोई बिजनेस किस प्रकार का गुड या फिर किस प्रकार का सर्विस सेल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्क झेलना पड़ेगा। अब आप जो है फैशनेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं और अचानक से फैशन चेंज हो गया तो यहाँ पर रिस्क आपके ऊपर ज़्यादा है। क्लियर, आपके ऊपर रिस्क ज़्यादा है तो कि आपको ज़्यादा लॉस होगा। वहीं पे जो फॉर्मल ड्रेस बना रहे होंगे, जो नॉर्मल ड्रेस बना रहे होंगे, जो 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 हमेशा चलता है वो ड्रेस बना रहे होंगे तो उनके ऊपर रिस्क कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से साइज ऑफ बिजनेस यानी कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, अचानक से डिमांड चेंज हुई, प्राइस बढ़ गई, आपका लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप कम प्रोडक्शन कर रहे थे तो कम लॉस होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो ज़्यादा लॉस होगा। क्लियर। तो साइज ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ए बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि फैशनेबल आइटम है और कभी भी जो है उसकी डिमांड मार्केट से हट सकती है। फैशनेबल है, कितने दिन चलेंगे, कुछ ही दिन चलते हैं, उसके बाद तो लोग नॉर्मल ड्रेस ही पहनेंगे, तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है। सिमिलरली ए लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ अ हायर रिस्क देन व्हाट अ स्मॉल स्केल हैज़, यानी कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा उसके ऊपर भी रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। भाई आपने 1 लाख यूनिट बना ली, अचानक से मार्केट में डिमांड कम हुई और आपका जो है प्रोडक्ट 1 लाख में से 20,000 बचा, बाकी 80,000 आपका बचा रह गया, तो 80,000 का आपको नुकसान हो गया। वहीं पे ऐसा कोई बिजनेस जो 10-10 हज़ार यूनिट करके बना रहा था, उसने 1 लाख एक साथ नहीं 10-10 हज़ार करके बना रहा है, तो उसका अगर लॉस भी हुआ तो 10,000 का लॉस होगा, बाकी उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा लॉस हो सकता है, हालांकि गेन भी होता है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है। इसी तरीके से नेक्स्ट है दैट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये आपने जैसे हमने शेयर मार्केट की बात की, अगर आप रिस्क लोगे ही नहीं तो आपको गेन होगा ही नहीं। जो आपने लाइन सुनी है, नो रिस्क नो गेन, तो अगर रिस्क लोगे नहीं तो गेन होगा नहीं। तो अगर जो लोग रिस्क लेंगे उनको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड होता है रिस्क का। रिस्क लोगे प्रॉफिट मिलेगा, ये रिवॉर्ड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वो रिवॉर्ड मिले। क्लियर। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं, जैसा कि आप शेयर मार्केट में देखते हैं। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इज द रिवर्स ऑफ रिस्क टेकिंग। जो लोग रिस्क लेंगे ही नहीं बिजनेस में वो फिर क्या प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। क्लियर। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क हो गया। अब बात कर लें कि कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि ये जो बिजनेस रिस्क होते हैं उसके कॉज क्या हैं। तो सबसे पहले हैं जो इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ नेचुरल कॉजेज। भाई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग यानी कि बिजली गिर गई, हैवी रेन लगातार कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो है बिना मौसम के बारिश हो रही थी जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ अनाज उगाने में। ठीक है। फेमाइन यानी कि लैक ऑफ फूड, यानी कि जो भूखमरी वाली सिचुएशन आ जाती है, उसकी वजह से जो है क्या हुआ कि वहाँ पे लोग प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देते हैं, फिर आप प्रोडक्ट को जो है डेवलप नहीं कर पाते, रॉ मटेरियल की कमी आ जाती है। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लॉस हो सकता है इनकी वजह से। क्लियर। वहीं पे जो दूसरा रीजन है दैट इज़ ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ यानी कि डिसऑनेस्टी, बिजनेस अच्छा चला था, आपने जो है दगाबाजी कर दी, आपने जो है आपने कंपनी की खबर कहीं और लीक कर दी, या फिर आपने जो है पैसे चुरा लिए, तो दैट इज़ डिसऑनेस्टी। केयरलेसनेस, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आगे चल के 5G आने वाला है, आप
आप 2G पे ही लेके अभी भी चले हो। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय आपके ध्यान नहीं देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी उन्होंने अच्छे से नहीं की, पैकेजिंग अच्छे से नहीं की। आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन में देखते होंगे जब ऑनलाइन डिलीवरी होती है तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि क्या होता है कि वहाँ पे किसी ने लैपटॉप मंगाया, मोबाइल ने मंगाया और उसमें से आपको जो है साबुन निकल रहा है। तो केयरलेसनेस है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके कंपनी की जो इमेज होती है उस खराब होती है और कहीं ना कहीं उस लोग आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को चूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, अचानक से लाइट चली गई तो आपका जो है काम करना बंद हो गया, अब काम बंद हो गया तो प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया तो आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं पाओगे। स्ट्राइक हो गया, राइट्स हो गया, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, आपकी मैनेजमेंट ही खराब है, यानी कि जो मैनेजमेंट टीम है जो पूरा मैनेज कर रही है अपने बिजनेस को, वो टीम ही जो इनएफिशिएंट है। तो ये क्या है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है। तो दैट इज़ ह्यूमन कॉजेज़। वहीं पे जो नेक्स्ट कॉज है दैट इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ जैसे कि अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ गुड्स, गुड्स की डिमांड ही कम हो गई, लोग खाना ही बंद कर दिए हैं बाहर का। खुद जैसे कि अभी कोविड के बाद क्या हुआ है कि लोग रेस्टोरेंट में कम खाना पसंद करते हैं या फिर तली हुई चीज़ें या फिर जो बाहर का खाना है उसको प्रेफर कम कर रहे हैं, तो डिमांड फॉर गुड्स ये कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए। कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया, प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं, जो कलेक्शन है हम कस्टमर से जो ड्यूज़ होते हैं कलेक्शन, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है कि हमने उधार तो दे दिया कस्टमर को लेकिन अब वो हमें वापस चुका ही नहीं रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो गया, पहले लोगों का यूज़ करके जो है प्रोडक्शन किया जाता था, अब जो है सारा कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक कॉजेज हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क होता है, आपको लॉस हो सकता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, आप लोन लेते थे पहले 5% पे, अब जो है आपको 10% 12% पे लोन मिल रहा है। तो ये क्या है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कि आपको लॉस हो रहा है। हायर टैक्सेस, आपको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज है जिसकी वजह से आपका लॉस होता है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है। वहीं पे इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसको हम अदर कैटेगरीज में रख सकते हैं, जैसे कि अनफोर्सिन इवेंट्स होता है, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, यानी कि 5 साल की गवर्नमेंट चलती थी, गवर्नमेंट में इतना डिस्टर्बेंस हुआ कि 2.5 साल में सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो उसकी वजह से बहुत सारे रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, या फिर जो है इमरजेंसी लगा दिया गया तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो ठप हो जाते हैं। मैकेनिकल फेलियर, यानी कि आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे या फिर जो मशीनरी थी वो अचानक से बंद पड़ गए। ठीक है, जैसे कि बॉयलर होता है वो अचानक से फट गया, तो बॉयलर फट गया तो आपका काम रुक गया। एक्सचेंज रेट जो होता है डिफरेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल की डॉलर जो है ज़्यादा मजबूत हो रहा है एंड और रुपये जो है कमज़ोर हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो है बिजनेस में रिस्क आता है। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो कि अदर कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो ब्रॉडली एक हो गया नेचुरल कॉजेज़, एक हो गया ह्यूमन कॉजेज़, एक हो गया इकोनॉमिक कॉजेज़, और बाकी जो भी सब कॉजेज़ हैं वो आप जो है अदर कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ थे। तो यहाँ पर हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, नेचर, टाइप एंड कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। स्टार्टिंग अ बिजनेस, सपोज करिए कि आपको एक 2 BHK का घर बनवाना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए जिसका यूज़ करके आप जो है सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, सरिया, ये सारी चीज़ें जो मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप घर बनाएंगे वो चीज़ें आप परचेज करेंगे। वहीं पे उसके अलावा आप जो है लेबर्स और मिस्त्री का जो है उनको पेमेंट करेंगे, उनको आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको बुलाएंगे, वो फिर मटेरियल का यूज़ करके आपके लिए 2 BHK का घर बनाकर डेवलप करके वो देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको 2 BHK का घर बनवाना है, उसके लिए आपने जो है मटेरियल्स को इकट्ठा किया, आपने फाइनेंस को इकट्ठा किया, आपने जो है लेबर और जो मिस्त्री हैं उनको इकट्ठा किया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा किया, और इसके साथ ही साथ आपने नक्शा जो है पास करवाया होगा कहीं ना कहीं किसी अथॉरिटी से या फिर जिला पंचायत से या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है आपके यहाँ पे, वहाँ से आपने जो है नक्शा पास कराया होगा, तो वहाँ पर आपने कुछ टैक्स दिए होंगे, हाउस टैक्स आप देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कंप्लीट करनी पड़ती है, तब जाके आपका एक 2 BHK का घर जो है वो कम्प्लीटली तैयार होता है और जो है आप प्रॉपर्ली उसमें रहते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी जब बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अरेंज करनी होती हैं, और उसको अरेंज करने के बाद ही जो है आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज़ देखेंगे कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस में भी उसी तरीके से आपको जो है कुछ ना कुछ एफर्ट
एफर्ट, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज को जो है एम्प्लॉय करना पड़ता है। रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो इन रिसोर्सेज को हमें एम्प्लॉय करना पड़ता है, यानी कि उसको लगाना पड़ता है, तब जाके अरेंज करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव होता है। तो जब बिजनेस में भी क्या होता है कि इसी तरीके से रिसोर्सेज को इकट्ठा कर कर जो है उनको एम्प्लॉय करना पड़ता है, उनको अरेंज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका जो बिजनेस स्टार्ट होता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ऑन बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जब आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी कि आप बीइंग अ पर्सन, आप जो है फाइनेंस का इकट्ठा करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब का यूज़ करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, और जब है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और वो पर्सन जो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करता है, यानी कि जो बिजनेस को सेटअप करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप बिजनेस को सेटअप करते हो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और वो पर्सन जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, यानी कि जो सेटअप कर रहा है बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड, mobilizing resources and organizing production with a view to delivering value to the customer, returns for the investors and profit for the self in accordance with the risk and uncertainties associated with the business। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या जो एंटरप्रेन्योरशिप ये जो पूरा प्रोसेस उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वो रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटी में रिस्क लेता है और एक बिजनेस शुरू करता है। ठीक है, बिजनेस शुरू करता है मतलब कि पहले वो मार्केट में जाएगा, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेगा, कस्टमर की जो पब्लिक की नीड है उसको आइडेंटिफाई करके उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ करके वो प्रोडक्शन करता है। उस प्रोडक्शन के जरिए जो प्रोडक्ट आता है उसको जो है वो कस्टमर को सेल करेगा, वो कस्टमर की नीड क्या होगी, वो फुलफिल होगी, यानी कि कस्टमर को वैल्यू मिलेगा। अब जब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो जो बिजनेस है यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट में से उसकी कंपनी में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनको जो है वो पैसा वापस करेगा। सपोज कि उसने किसी से लैंड रेंट पे लिया था तो उसको रेंट देगा, किसी से फाइनेंस लिया था तो उसको इंटरेस्ट देगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टर्स को पैसा वो रिटर्न करेगा, और साथ ही साथ जो बचेगा सारी रिटर्न करने के बाद जो बचता है वो उसका क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा कि जो पर्सन है वो रिस्क लेता है, वो जो है बिजनेस स्टार्ट करता है और वहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर करता है, कस्टमर से पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट अर्न होता है। उस प्रॉफिट से जो है क्या करता है, वो इन्वेस्टर्स को जो उनके इंटरेस्ट होते हैं जो या फिर रेंट होता है उसको चुकाता है, और उसके बाद जो बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करने से पहले यानी कि बिजनेस को सेटअप करने से पहले 8 पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करने होते हैं, उसके रिगार्डिंग उसको डिसीजंस लेने होते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि उसको किस टाइप का बिजनेस परफॉर्म करना है, किस टाइप का बिजनेस रन करना है। तो अभी हमने जो है पहले ही क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ देखा है। तो वहाँ पर आपने देखा कि इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री, कॉमर्स में ट्रेड हो गया, ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गया। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पर उसको जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है कि यानी कि वो किस टाइप का बिजनेस परफॉर्म करना चाहता है। एंड एंटरप्रेन्योर डिसाइड द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। इंडस्ट्री वाले एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, यानी कि माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करेगा, बिजनेस करना चाहता है, या फिर कॉमर्स से रिलेटेड यानी कि रिटेल, होलसेल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इन सब से रिलेटेड जो है वो बिजनेस करना चाहता है। तो यहाँ पे पहले उसको किस टाइप का बिजनेस करना है उसको जो है वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है टाइप ऑफ बिजनेस का वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में, इस पे डिपेंड करेगा। अब आप जिस मार्केट में रहते हैं वहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो रिटेल की है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ पे आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको रिटेल ही करना पड़ेगा। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में, काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास किस टाइप का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है, एंड द इंटरेस्ट द एंटरप्रेन्योर हैज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि आपका इंटरेस्ट है और साथ ही साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है मार्केट में और टेक्निकल नॉलेज भी है, तो आप आसानी से बिजनेस रन कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज तो है
लेकिन मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिजनेस रन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला काम कि सेलेक्ट द टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं, होलसेल शॉप खोलना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि आप छोटे लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो या फिर बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने स्टेट लेवल पे ही जो है प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बियॉन्ड द कंट्री, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो साइज ऑफ बिजनेस यानी कि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, किस लेवल पे आप जो है प्रोडक्शन करेंगे, छोटा है या फिर बड़ा है। तो आपने एक टर्म सुना होगा MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये क्या है, ये आपके इन्वेस्टमेंट और आपके टर्नओवर के बेसिस पे जो है कंपनीज को, बिजनेस को डिवाइड कर दिया जाता है। तो कोई ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जहां पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का किया गया हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो माइक्रो में आ जाता है। वहीं पे कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ जहां पे 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का जो है टर्नओवर हो रहा है उसका, तो उसको हम स्मॉल कैटेगरी में रखते हैं, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल में हो गया। वहीं पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेज में रखते हैं। और टर्नओवर की बात करें तो 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज में, 5 से 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो स्मॉल इंटरप्राइज में, और वहीं पे 5 करोड़ है उससे कम का टर्नओवर है तो माइक्रो जो है इंटरप्राइज में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो। आप सपोज करिए कि आप जो है सिर्फ 20 लाख या 25 लाख ही खर्च करना चाहते होते, यानी कि आप इस माइक्रो इंटरप्राइज में आएंगे। वहीं पर आप जो है 5 करोड़ खर्च कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिजनेस को रन करने के लिए, तो आप स्मॉल में आ गए। आप जो है 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिजनेस को रन करने के लिए, तो आप मीडियम इंटरप्राइजेज में आ गए। तो साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा ये भी जो है आपको डिसाइड करना है। क्लियर किया, यानी आप ब्यूटी पार्लर, मोल्डिंग, जीरोक्सिंग, क्रैचेस क्या खोलना चाह रहे हैं ये आपको जो है वो डिसाइड करना होगा। देन जो थर्ड है दैट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि आपका लोकेशन कहाँ होगा, जो आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस जो भी आप इंडस्ट्री या कॉमर्स का एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हो वो कौन से एरिया में परफॉर्म करोगे। प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड, कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा, नोएडा में होगा, लखनऊ में होगा, बनारस में होगा या फिर किसी साउथ साइड में होगा, ये आपको जो है डिसाइड करना है। तो ये जो प्लेस होता है ये भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि आप ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी जाके बिजनेस शुरू कर देते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखने के बाद ही आप जो है प्लेस को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर, यानी कि आप जहाँ पे भी अपना बिजनेस सेटअप करना जा रहे हैं जिस भी प्लेस पे, वहाँ पे रॉ मटेरियल जो भी चाहिए आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए वो है या नहीं है। लेबर यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो है या नहीं है, आपको ये चीज़ देखना होगा। पावर सप्लाई और सर्विसेज हैं कि नहीं है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और इस पे जो है लोकेशन का सिलेक्शन जो है डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं तो आप आसानी से वहाँ पे जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि अलग अलग स्टेट में जो वहाँ पे प्रोडक्शन, वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, आपको प्लेस प्रोवाइड करती है कि आइए आप यहाँ पे बिजनेस सेटअप करिए और प्रोडक्शन करिए। क्लियर, तो लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। और अगर इसमें कोई भी गड़बड़ होती है, एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपने कहीं किसी ऐसी जगह पे आपने प्रोडक्शन यूनिट बना दिया जहाँ पे रॉ मटेरियल इजली अवेलेबल नहीं है, लेबर इजली अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो आपका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। भाई ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा लग रहा है, लेबर को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकन्वीनियंस इन गेटिंग राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट, आपको जो है राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट यानी कि जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, उसको पाने में आपको दिक्कत होगी, और साथ ही साथ आपको अपने कस्टमर को सही तरीके से सर्व करने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी। तो प्लेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए। देन आता है फोर्थ, दैट इज़ फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, यानी कि आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, ले एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, टैक्सेस देने हैं, मशीनरी परचेज करनी है, लैंड रेंट पे लेना है, बिल्डिंग बनाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो उन पैसों को आप कैसे जो है इकट्ठा करोगे, कैसे जो है उसको मैनेज करोगे, वो चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। तो प्रोवाइडिंग नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग द प्रपोज्ड बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो पैसे चाहिए होता है, साथ ही साथ उसको बना के रखना, उसको कंटिन्यूस बेसिस पे चलाने के लिए भी आपको जो है वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड इन करंट एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल, बुक्स, डेब्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इन सब में जो है आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन्वेस्ट करने के लिए। कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, यानी कि दिन ब दिन जो खर्चे होते हैं उसमें जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एक फिक्स्ड होता है, जैसे फिक्स्ड असेट्स हो गया, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लैंड हो गया, तो इनमें भी जो है आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब के लिए आपको जो है पैसों का फाइनेंस को अरेंज करके रखना होता है। देन आपको पाँचवा पॉइंट आता है, दैट इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी कि जब मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, सपोर्टिव सर्विसेज हो गया, इन सबको जो है आपको अरेंज करना होता है। देन सिक्स्थ है, दैट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि आपके पास फिजिकल फैसिलिटी तो सारी हैं लेकिन आपके पास वर्क फोर्स नहीं है जो एक्चुअल में काम को परफॉर्म करेगा, प्रोडक्शन करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, उसको डिलीवर करेगा कस्टमर तक। तो वो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए होता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं, फिर लेबर आप जो कहते हैं। तो टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट, आपको क्या चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, लेबर चाहिए। Plans should also be made about how the employees will be selected, trained and motivated to give their best performance। तो यहाँ पे आपको जो है HR जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है वो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कब कहाँ कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, कैसे उनका सिलेक्शन करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और प्रोडक्शन अच्छे से हो, प्रोडक्टिविटी अच्छे से होगी तो जो कंपनी हो अच्छा परफॉर्म करेगी। देन आता है सातवां, दैट इज टैक्स प्लानिंग। अलग अलग बिजनेस परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको जो है डिफरेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशन और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो बिजनेस को जब भी आप स्टार्ट करने जाए तो वहाँ पे आपको टैक्स प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन से टैक्सेस आपको देने होंगे और टाइमली टैक्सेस को देते रहें, क्योंकि टाइमली टैक्सेस को देते रहेंगे तो आपके बिजनेस में कभी भी कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहीं पे भी आपने टैक्स में जो है आपने गड़बड़ी की तो आपका बिजनेस आगे चल के वो बंद हो सकता है। तो GST, वैट, प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। तो आप किस टाइप का बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा और उसको जो है आपको प्लान करना होता है। एंड देन जब आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस को प्लान कर लेते हैं तो फाइनली जो है अब आपका जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है वो लॉन्च होने के लिए तैयार है, यानी कि अब आप जो है अपना बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर, आपने क्या किया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, यानी सेलेक्ट कर लिया कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या होगा, इंडस्ट्री होगा या फिर कॉमर्स होगा। फिर आपने अपने बिजनेस का साइज डिटरमाइन कर लिया कि कितना आप प्रोडक्शन करने वाले हो, में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। फिर आपने जो है अपने बिजनेस का जो है लोकेशन डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे आपको जो है आपका बिजनेस सेटअप होगा, आपका एंटरप्राइज कौन से प्लेस पे रहेगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कितना फाइनेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने प्लान कर ली। आपने फिजिकल फैसिलिटीज़ अरेंज कर लिया, आपने वर्कफोर्स अरेंज कर लिया, आपने टैक्सेशन की प्लानिंग कर ली, लीगल जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं वो आपने जो है प्लान कर लिए। एंड देन आप जो है अब अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्राइज को लॉन्च कर सकते हैं। तो आफ्टर द डिसीजंस रिलेटिंग टू द एबव मेंशन्ड फैक्टर, यानी कि जो भी ऊपर फैक्टर्स डिस्कस किए वो सारे फैक्टर के बारे में आप डिसाइड करने के बाद आप जो है अपने रिसोर्सेज को मोबालाइज कर सकते हैं, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे और देन अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सेल्स प्रमोशन जो कैंपेन है वो आप स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे और फिर फाइनली कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होगा और आपका प्रॉफिट जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये जो है
बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक फैक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, या फिर आप इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपका बिजनेस होगा, टाइप ऑफ बिजनेस, देन आपको जो है साइज ऑफ बिजनेस को डिटरमाइन करना है, देन लोकेशन क्या होगा बिजनेस का, देन फाइनेंस कहाँ से आएगा, फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी, क्या उनको अरेंज कर लेना, देन वर्कफोर्स को जो है आपको रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग करना है, मोटिवेट करना है, टैक्सेशन प्लानिंग करनी है, एंड देन फाइनली अपने बिजनेस को लॉन्च कर देना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।